हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लिबरल क्लासेस। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 6 की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 फ्रॉम गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड, मतलब खाना इकट्ठा करने से लेकर उगाने तक। और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे बिगनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग, कि खेती और जानवर पालने की शुरुआत कैसे हुई। और हम देखेंगे उस टाइम पे क्या क्या कस्टम्स थे और क्या क्या प्रैक्टिस थी। और क्लोजर लुक में हम देखेंगे मेहरगढ़ के बारे में जो कि ईरान में है, और डाउजेली हेडिंग के बारे में जो कि ब्रह्मपुत्र वैली में है। और एल्सवेयर में हम बात करेंगे नियोलिथिक साइट कैटल हायो की जो कि टर्की में है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ फूड की, मतलब खाने की। हम अपनी डेली लाइफ में अलग अलग तरीके से चीज़ें खाते हैं, और ये जो हम चीज़ें खाते हैं ये आती हैं प्लांट से या एनिमल से। अब हम बात करें कि हमारे खाने का कौन सा पार्ट है जो प्लांट से आता है, तो सबसे पहले तो यूज़ करते हैं फूड ग्रेन्स के लिए, जैसे गेहूँ मीन्स वीट, चावल मीन्स राइस, मक्का मीन्स कॉर्न, बार्ले मीन्स ज्वार और मिलेट्स मीन्स बाजरा। और इसके अलावा प्लांट से मिलती है हमें अलग अलग तरीके की दाल। इसके अलावा हमें मिलते हैं वेजिटेबल्स, इसके अलावा हमें मिलते हैं नट्स, बेरीज और हर्ब्स। और ये सब चीज़ें तो हमें प्लांट से मिलती हैं। इसके अलावा हमें एनिमल से मिलता है मिल्क और अलग अलग मिल्क प्रोडक्ट्स। और इसके अलावा एनिमल से हमें मिलता है एग्स और उनका मीट। अब अगर प्लांट्स की बात करें तो जो अलग अलग प्लांट्स हैं वो अलग अलग कंडीशंस में उगते हैं। जैसे राइस रिक्वायर्स मोर वाटर दैन वीट। चावल का जो प्लांट होता है उसे बहुत ज़्यादा वाटर की ज़रूरत होती है अगर वीट और बार्ले से कंपेयर करें तो। और राइस को उगाने के लिए ज़्यादा पानी चाहिए, तो चावल ऐसी जगहों पर ही उगाया जाता है जहाँ वाटर अच्छी क्वांटिटी में अवेलेबल हो। अब एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स भी अलग अलग एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग रहते हैं किसी भी जगह पे। अब जैसे कि शीप और गोट कैन सर्वाइव इन हिली एरियाज। अब अगर बात करें हिली एरिया की तो वहाँ पर खाने की चीज़ें भी कम होंगी, पानी भी कम होगा। तो जो बड़े बड़े एनिमल्स हैं जैसे कैटल्स, गाय भैंस, ये चीज़ें कैटल्स में आती हैं। तो जो बड़े बड़े एनिमल्स हैं उनके लिए हिली एरिया में रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ देखें तो जो छोटे एनिमल्स हैं जैसे शीप और गोट, ये जो छोटे जानवर हैं ये हिली एरिया में आराम से सरवाइव कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बिगनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग। फार्मिंग मतलब खेती और हर्डिंग मतलब झुंड में जानवरों को पालना। तो इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे किस तरीके से खेती और जानवरों को पालने की शुरुआत हुई। जो हमारी अर्थ है, हमारी अर्थ का जो क्लाइमेट है वो टाइम टाइम पर चेंज होता रहता है। जैसे हमारी अर्थ में कई बार एस्ट्रॉइड्स आ जाते हैं तो उनके गिरने की वजह से हमारे अर्थ का क्लाइमेट चेंज हो जाता है। कई बार हमारे अर्थ की सुपर वॉल्केनोज फटने लगती हैं तो उस वजह से अर्थ का क्लाइमेट चेंज हो जाता है। और इसके अलावा हमारे अर्थ पे टाइम टाइम पर आइस एजेस आती हैं। आइस एजेस जब आती हैं तो हमारे अर्थ का टेम्परेचर कम होने लगता है, ज़्यादातर एरियाज में बर्फ़ पड़ने लगती है और रिवर्स और लेक्स जमने लगते हैं। और ये आइस एजेस आती हैं, ये कई हज़ारों सालों तक रहती हैं। अब जैसे लास्ट आइस एज आई थी हमारे अर्थ पे, वो आई थी करीब 70 साल पहले। और इसके अलावा एक मिनी आइस एज आई थी। ये आइस एज आई थी कम से कम 20,000 साल पहले से लेकर 15,000 साल पहले तक। और जब आइस एज आती है तो टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है। इसके कारण प्लांट्स ज़्यादा ग्रो भी नहीं कर पाते, उनकी लाइफ ज़्यादा सस्टेन नहीं कर पाती। और उसके बाद हमारे अर्थ का जो क्लाइमेट था वो गर्म होने लगा। और धीरे धीरे जैसे जैसे क्लाइमेट गर्म हुआ, अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके की ग्रासेस उगने लगी और कई तरीके के पेड़ उगने लगे। बहुत ज़्यादा लाइफ फॉर्म्स आए हमारे अर्थ पर। तो करीब 12,000 साल पहले कुछ ऐसे ग्रासेस उगे जिनमें से ग्रेन्स होते थे, और ग्रेन्स का यूज़ इंसान कर सकते थे खाने पीने के लिए, और उन ग्रेन्स को स्टोर करके भी रखा जा सकता था। ये बहुत अच्छी बात थी क्योंकि इससे पहले इंसान हंटर गैदरर्स थे, मतलब प्लांट्स और जानवरों को मारकर खाना इकट्ठा करते थे। और दोनों ही केसेस में उन्हें जो भी मिलता था वो उसे स्टोर नहीं कर पाते थे, उसे बचा कर नहीं रख सकते थे। तो जब लोगों ने देखा कि कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिन पेड़ों से ऐसे ग्रेन्स निकलते हैं जिनका यूज़ खाने पीने के लिए कर सकते हैं और उन्हें स्टोर भी किया जा सकता है, तो आपको रोज़ खाना ढूंढने की ज़रूरत नहीं होती थी। फिर लोगों के मन में ऐसा लालच आया कि ये लोगों की लाइफ इजी बना सकता है।
तो हमारे अर्थ का जो क्लाइमेट था वो धीरे धीरे बदल रहा था, तो उसके साथ हमारे अर्थ के पेड़ पौधे हैं वो भी बदल रहे थे। लोगों ने बहुत सारी चीज़ें ऑब्जर्व की। उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया? उन्होंने देखा कि प्लेसेस वेयर एडिबल प्लांट्स वर फाउंड, ऐसी जगह जहाँ ऐसे प्लांट्स थे जो एडिबल थे। एडिबल मतलब खाने लायक। और उन्होंने क्या देखा? हाउ सीड्स ब्रोक ऑफ एंड फेल इन द ग्राउंड, कि उन प्लांट्स के बीज लग रहे थे और ज़मीन पर गिरते थे। तो किस तरीके से वहाँ नए प्लांट्स आ जाते थे। अब लोगों ने क्या किया? उन लोगों ने प्लांट्स की केयर करना शुरू किया, उन्हें बचाना शुरू किया बर्ड्स और एनिमल्स से, और इस तरीके से वो लोग फार्मर बन गए और फार्मिंग स्टार्ट की। लोगों ने एनिमल्स को पालतू बनाना सीखा, एनिमल्स विच वर जेंटल, तो जेंटल मतलब नाजुक एनिमल्स को पालतू बनाना स्टार्ट किया। फॉर एग्जाम्पल शीप मतलब भेड़, गोट मतलब बकरी, और कैटल थे, पिग्स थे और डॉग्स थे। ऐसे जो एनिमल्स जो जेंटल थे, लोगों ने उन्हें पालना शुरू किया। तो जो पालतू एनिमल्स थे उनमें से सबसे पहला एनिमल था डॉग। दीज एनिमल्स प्रोवाइडेड मिल्क, स्किन, मीट, वुल, कंपेनियनशिप एंड प्रोटेक्शन। इन जानवरों से मिल्क मिलता था, उनकी स्किन मिलती थी और उनकी स्किन का यूज़ करके कपड़े बनाते थे। मीट मिलती थी, वुड मिलता था और प्रोटेक्शन मिलती थी डॉग से। तो इस तरीके से पीपल बिकेम हर्डर्स। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डोमेस्टिकेशन। ये वर्ड आया है डोमेस्टिक से। अब डोमेस्टिकेशन का क्या मतलब है? जब लोगों ने फार्मिंग करना शुरू किया और जानवरों को पालना शुरू किया, तो उनके पास डिफरेंट डिफरेंट तरीके के पेड़ पौधे थे जिनसे वो फार्मिंग कर सकते थे। फार्मिंग मतलब कोई पर्टिकुलर पेड़ उगाना। अब क्वेश्चन आता है कि कौन सा पर्टिकुलर पेड़ उगाना। तो लोग कोई पर्टिकुलर प्लांट चूज करके उगाते थे, और इसके अलावा लोगों ने जानवर पालना शुरू किया। तो कौन से जानवर पालेंगे? तो उन्होंने एक क्राइटेरिया देखा। उस क्राइटेरिया में जो एनिमल्स आ रहे थे उन जानवरों को लोगों ने पालना शुरू किया, और उन जानवर को फिर घरों में रखने लगे, क्योंकि पहले तो सब एनिमल्स जंगल में रहते थे और उनमें से कुछ एनिमल्स को और प्लांट्स को घरों में लाया गया। तो इसे ही डोमेस्टिकेशन कहा गया है। डोमेस्टिकेशन इज़ अ प्रोसेस जिसमें कुछ पर्टिकुलर प्लांट्स को उगाते हैं और इसके अलावा कुछ पर्टिकुलर एनिमल्स को पालते हैं, और इस प्रोसेस को कहते हैं डोमेस्टिकेशन। और ये स्टार्ट हुआ था करीब 12,000 साल पहले। अब बात करते हैं कि वो कौन से क्राइटेरिया हैं जिनसे लोगों ने डिसाइड किया कि हमें ये पेड़ उगाने चाहिए और इन एनिमल्स को घर में रखना चाहिए। ऑब्वियसली कुछ क्राइटेरिया सेट होगा। जैसे अगर आपको मोबाइल फ़ोन लेना है तो पहले आप देखोगे आपको कौन सा कंपनी का लेना है, कौन सा कलर लेना है। तो वो क्राइटेरिया क्या थे जब लोगों ने ये डिसाइड किया कि कौन से पेड़ उगाए जाएं और कौन से एनिमल्स को रखा जाए। तो ऐसे प्लांट्स को चुना गया जिनका ग्रेन साइज बड़ा हो, क्योंकि बड़े ग्रेन साइज होंगे तो ज़्यादा खाना होगा। और इसके अलावा जब ग्रेन साइज बड़ा हो तो बीज जिस स्टॉक से लगते हैं वो स्टॉक स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि अगर स्टॉक वीक होगा तो वो जितने ग्रेन्स हैं वो पकने से पहले ही ज़मीन पर गिर जाएंगे। तो वो स्टॉक स्ट्रॉन्ग होना चाहिए ताकि वो झुके नहीं और टूटे नहीं। और ऐसे प्लांट्स उगाए जाएं जिन प्लांट्स के जो ग्रेन्स हैं उनको प्रिजर्व करके रखा जाए, और उन ग्रेन्स को आप जब फिर से उगाना चाहो तो वो उग जाए। ये तो बात रही प्लांट्स की। अब बात करें एनिमल्स की। कौन से एनिमल्स को उन्होंने सिलेक्ट किया? दे सिलेक्टेड एनिमल्स विच वर जेंटल, मतलब नाजुक, जो आप पाल सको, अपने घर में रख सको, जैसे शीप, डियर, गोट, डॉग। ये डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स हैं और इन्हें घर में रख सकते हैं। वहीं ऐसे ही दूसरी एनिमल्स हैं जिन्हें आप घर में नहीं रख सकते। तो वो क्राइटेरिया जिनमें आप एनिमल्स को रख सकते हो, तो सबसे पहले कंडीशन है कि एनिमल जेंटल होना चाहिए जिसके साथ आप रह सको। उसके अलावा जिन एनिमल्स को पालतू बनाया जा सके, वीट, बार्ले और शीप और गोट, ये एनिमल्स थे जिनको डोमेस्टिकेटेड किया गया था सबसे पहले। डॉग्स तो सबसे पहले थे, लेकिन एक बड़े लेवल पर फार्मिंग के सेंस पे। अब नेक्स्ट टॉपिक है रिजल्ट ऑफ डोमेस्टिकेशन। मीन्स जो एनिमल्स जंगल में रह रहे थे उनमें से कुछ पर्टिकुलर एनिमल्स को चुना और अपने साथ रखना शुरू कर दिया। पर्टिकुलर एनिमल्स की पूरी जनरेशन को घर पर रखना शुरू कर दिया।
तो जब जनरेशन टू जनरेशन रखना शुरू कर दिया तो एनिमल्स का जंगल से कनेक्शन टूट रहा था, और यही सेम चीज़ थी प्लांट्स के साथ। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ? डोमेस्टिकेटेड प्लांट्स एंड एनिमल्स बिकेम डिफरेंट फ्रॉम वाइल्ड वंस। जो भी प्लांट और एनिमल जिनको इंसानों ने घरों में रखना शुरू कर दिया, वो जंगली प्लांट्स और एनिमल्स से अलग होने गए। और ये अलग होने का रीज़न क्या था? तो पहला रीज़न था इवोल्यूशन। इसका मतलब जिस तरीके की कंडीशन होती है, ऑर्गेनिज्म उसी तरीके से इवॉल्व करता है, चाहे वो फिजिकल सेंस में हो या मेंटल सेंस में। अब जैसे बात करें, दे हैव स्मॉलर टीथ एंड ऑर्न्स। तो वो एनिमल्स जिनको डोमेस्टिकेट किया गया था, उनके दांत छोटे होने लग गए, और जो उनके सींग थे वो भी छोटे होने लग गए अगर उन्हें कंपेयर करें वाइल्ड एनिमल से। अब इसका रीज़न क्या है? सपोज जो एनिमल्स हैं, जैसे गाय भैंस, जंगल में रह रहे हैं, तो जंगल में रहने के लिए उन्हें जंगली घास खानी पड़ रही थी, तो उनके दांत स्ट्रांग होना चाहिए। और जंगल में रह रहे हैं तो दूसरे जानवरों से लड़ाई होगी, तो लड़ने के लिए सींग बड़े होने चाहिए। और अब उन्हीं एनिमल्स को लोगों ने अपने पास रखना शुरू कर दिया। अब जब इंसानों ने रखना शुरू कर दिया तो लोगों ने घास काट काट के उन्हें खाना प्रोवाइड करना शुरू कर दिया। बड़े बड़े दांतों की इतनी ज़रूरत नहीं होती थी, तो जनरेशन टू जनरेशन वो दांत छोटे होने लग गए, और एनिमल्स को ऐसे ही सींग छोटे होने लग गए, क्योंकि बड़े बड़े सींग का ज़्यादा यूज़ नहीं होता था। और इसके अलावा जो एनिमल्स जंगल में होते थे, अब उन्हीं एनिमल्स को लोगों ने अपने पास रखना शुरू कर दिया। और जब इंसानों ने रखना शुरू कर दिया तो लोगों ने घास काट के उन्हें खाना प्रोवाइड करना शुरू कर दिया, तो बड़े बड़े दांतों की इतनी ज़रूरत नहीं होती थी, तो जनरेशन टू जनरेशन वो दांत छोटे होते गए, और ऐसे ही सींग छोटे होते चले गए, क्योंकि बड़े बड़े सींग का ज़्यादा यूज़ नहीं होता था। और इसके अलावा जो एनिमल्स जंगल में होते थे वो बहुत एग्रेसिव होते थे, क्योंकि जब वो एग्रेसिव होंगे खाने के लिए तभी तो वो सरवाइव कर पाएंगे। फिर उन एनिमल्स में से कुछ एनिमल्स को चुना गया, और जब उनको पाला जाने लगा, तो सपोज़ किसी के पास बहुत सारी शीप्स हैं और उन शीप्स को उसने पाल के रखा है, और टाइम टाइम पे जब बाहर का खाना कम प्रोवाइड होगा तो फार्मर कुछ शीप्स को मार के और खा लेगा। तो अब जब बात आती है कि फार्मर किस शीप को मार कर खाएगा, तो इतनी सारी शीप्स में से तो फार्मर उस शीप को मार के खाएगा जो एग्रेसिव होगी, क्योंकि ऐसी शीप जो एग्रेसिव होगी तो उसकी आगे की जनरेशन भी एग्रेसिव होगी। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है न्यू वे ऑफ लाइफ, ज़िंदगी जीने का नया तरीका। जब प्लांट्स को ग्रो करना शुरू कर दिया तो उन्हें लगा कि पहले के टाइम पे जैसे लोग प्लांट्स और एनिमल से खाना इकट्ठा करते थे और वो एक जगह नहीं रहते थे, वो जगह बदलते रहते थे, क्योंकि वो एक जगह रहेंगे तो वहाँ एनिमल्स भी ख़त्म होने लगेंगे और प्लांट से खाने पीने की चीज़ें भी ख़त्म होने लगेंगी। तो उनको अपनी जगह बदलते रहना पड़ता था। उनका पर्टिकुलर अपना घर नहीं होता था, सबको मिलकर काम करना पड़ता था। और अब जब लोगों ने फार्मिंग स्टार्ट की तो अलग तरह के काम करते थे वो लोग, जैसे ग्रोइंग क्रॉप्स नीड अ लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट। लोगों ने सोचा कि ये जो प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं, इन प्लांट्स से उनको खाना मिल रहा है। अब जब लोगों ने फार्मिंग स्टार्ट कर दी तो फार्मर्स को ये लगा कि फार्मिंग में बहुत ज़्यादा टाइम और मेहनत लगती है। जैसे पहले सीड लगाना पड़ता है, उसके बाद जो प्लांट्स निकलेंगे उन्हें टाइम टाइम पर पानी देना पड़ेगा, और वीडिंग करनी पड़ती थी। वीडिंग मतलब झाड़ फूस या एक्स्ट्रा प्लांट्स जो ग्रो हो जाते हैं, तो इसकी प्रोटेक्शन के लिए वहाँ रहना पड़ता था, अपने खेतों को बचाने के लिए बर्ड से और एनिमल से। और ये सब तो काम करना पड़ेगा प्लांट्स उगाने के लिए। अब जब सीड्स उग गई तो भी यहाँ बहुत बड़ा काम है स्टोरिंग ग्रेन्स फॉर फूड एंड सीड। और अब सारी फसल काटनी है, उन क्रॉप से जो ग्रेन निकलेगा उसे स्टोर करना है अगली बार खाने के लिए। तो लोगों ने ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए बड़े बड़े पॉट्स बनाए, और इसके अलावा वुवन बास्केट बनाए और डग पिट्स बनाए। डग पिट्स मतलब ज़मीन में गड्ढा खोद के स्टोर करना, और ये सब किया लोगों ने ग्रेन स्टोर करने के लिए।
अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टूवर्ड्स अ सेटल्ड लाइफ, मीन्स सेटल्ड लाइफ की तरफ। तो सेटल्ड लाइफ का क्या मतलब है? अभी तक जितने अर्लीस्ट लोग थे वो अपनी जगह बदलते रहते थे, क्योंकि एक ही जगह पर खाना खत्म होने लगता था। अब जब लोगों ने फार्मिंग स्टार्ट की तो लोगों ने जगह जगह लंबे टाइम तक रहना शुरू किया और हर्ड्स बनाना शुरू किया। हमें कई जगह ट्रेसेस मिले हैं हर्ड्स के, जैसे बुरजाओं इन कश्मीर। यहाँ पे पिट हाउसेस मिले हैं, और पिट हाउसेस मतलब गड्ढे के नीचे हाउसेस बनाए गए हैं एक घर जैसे। तो वहाँ पर कुकिंग हर्ब्स भी मिले हैं। कुकिंग हर्ब्स मतलब खाना बनाने की भट्टी। कुकिंग हर्ब्स घर के अंदर भी मिले हैं और घर के बाहर भी, क्योंकि हम कश्मीर की बात कर रहे हैं तो कश्मीर में बहुत ठंड पड़ती है, तो खाना अंदर भी बनता है घर के और घर के बाहर भी। अब जब लोगों ने फार्मिंग स्टार्ट की तो साथ में एनिमल्स को मारते थे, और जब भी टाइम मिलता था तो लोगों ने स्टोन्स को पॉलिश करके बहुत ज़्यादा फाइन कटिंग एज दी गई, और इनको कहा गया है नियोलिथिक स्टेज। नियो मतलब नया और लिथिक मतलब स्टोन। नियोलिथिक मतलब न्यू स्टोन, और इस टाइम पे नियोलिथिक स्टोन्स आ गए थे जो कि छोटे होते थे और बिल्कुल पॉलिश्ड होते थे। और इसके अलावा मोर्टार्स और पेस्टल्स का यूज़ होने लगा। पीपल बिगैन यूजिंग पॉट्स फॉर कुकिंग फूड लाइक ग्रेन्स, लाइक व्हीट, राइस। लोगों ने ये ग्रेन्स पकाने के लिए पॉट्स का यूज़ करना शुरू किया, और लोगों ने कपड़ों का बुनना भी शुरू किया। और कपड़ों को बुनने के लिए उन्होंने डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल्स यूज़ किए, जैसे कॉटन, जूट। शिफ्टिंग ऑफ मेजॉरिटी ऑफ पीपल फ्रॉम बीइंग हंटर गैदरर्स टू फार्मर हर्डर्स डिड नॉट हैपन एट वंस। ये जो शिफ्ट था लोगों का, पहले लोग हंटर गैदरर्स थे, फिर बने फार्मर हर्डर्स। ये शिफ्ट धीरे धीरे हज़ारों सालों में हुआ। लोग जब हंटर गैदरर्स थे, लोग जंगलों में रहते थे, तो उस टाइम पे लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते थे। उन्हें रोज़ बाहर जाना पड़ता था खाना ढूंढने। अब लोगों ने सोचा कि फार्मिंग करने से उनकी लाइफ इजी हो जाएगी, तो उन्होंने फार्मिंग स्टार्ट की थी करीब 12,000 साल पहले। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ट्राइब्स। तो ट्राइब्स का क्या मतलब है? तो जब 2 या 3 जनरेशन एक साथ रहती हैं किसी भी गांव में, उसे कहते हैं ट्राइब। जितने भी फैमिलीज वहाँ रहती हैं वो एक दूसरे को जानते हैं। वहाँ जितने भी लोगों का ग्रुप है वो लोग अलग अलग तरीके के काम करते हैं, जैसे हंटिंग, जानवरों को मारना, गैदरिंग, पेड़ पौधों से खाना इकट्ठा करना, फार्मिंग, खेती करना, हर्डिंग मतलब एनिमल्स पालना, और फिशिंग करना। तो ट्राइबल्स वो सारे काम करते हैं जिनसे उन्हें खाना पीना मिल सके, और ये सारे काम वो लोग मिलकर करते हैं। और अब जो ट्राइब है वहाँ खाने पीने का इंतज़ाम लोग खुद करते हैं। जितने भी मैन हैं, वुमेन्स हैं, उनमें से कुछ ऐसे मैन हैं जो लीडर्स होंगे, और ऐसे ट्राइब्स जहाँ होते हैं वहाँ ओल्ड मतलब बूढ़े लोगों की बहुत इज्जत होती है, क्योंकि उन लोगों के पास बहुत ज़्यादा नॉलेज होता है और बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड होते हैं। आज के टाइम पे ट्राइब्स जंगलों में रहते हैं, इनके पास वो फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं होती जो सिटीज़ में रहती हैं। तो ट्राइबल्स को बहुत ज़्यादा नॉलेज होना चाहिए हर चीज़ का, कि आपको क्या खाना है और क्या नहीं। ट्राइब्स का अपना रिलीजन होता है, अपने अपने ट्रेडिशंस होते हैं, अपने अपने पहनने का तरीका होता है, अपने अपने फेस्टिवल्स होते हैं, अपनी लैंग्वेज होती है, उनका अपना म्यूज़िक होता है, अपनी स्टोरीज़ होती हैं, और अपने अपने तरीके की पेंटिंग्स होती हैं। तो ये सिस्टम होता है ट्राइब्स का। दे लिव विथ हार्मनी इन नेचर। ये ट्राइबल ऑलमोस्ट खाने पीने की चीज़ें नेचर से लेते हैं, और बदले में नेचर को कोई हार्म नहीं पहुंचाते। अगर हम अभी के टाइम की बात करें तो हम नेचर को बहुत ज़्यादा हार्म करते हैं। जैसे हम खुद के रहने के लिए फॉरेस्ट की लकड़ियां काटते हैं, हम व्हीकल्स यूज़ करते हैं, तो व्हीकल से पॉल्यूशन बढ़ता है। और जो ट्राइबल्स होते हैं वो नेचुरल रिसोर्सेज को अपनी वेल्थ समझते हैं, और ट्राइबल्स में कोई भी अमीर नहीं होता और ना ही कोई गरीब होता है। ये लोग इक्वली रहते हैं, एक ही तरीके का खाना खाते हैं और एक ही तरीके के एनवायरनमेंट में रहते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अ क्लोजर लुक ऑफ मेहरगढ़। मेहरगढ़ इज़ अ फर्टाइल प्लेन नियर बोलन पास, रूट ऑफ ईरान। मेहरगढ़ बहुत ज़्यादा फर्टाइल प्लेन है और बेसिकली बोलन पास के पास है।
मेहरगढ़ ईरान के पास है। एक गांव है जहाँ पे स्क्वायर और रेक्टेंगुलर हाउसेस मिले हैं, जहाँ बहुत सारे रूम्स मिले हैं। ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट विलेज था, हज़ारों साल पहले का। अब यहाँ इस विलेज में कई सारी बरियल साइट्स मिली हैं। जो बरियल साइट्स हैं उनका मतलब है जहाँ पे लोगों को दफनाया जाता है। और मेहरगढ़ में ऐसी बहुत सारी साइट्स मिली हैं और ऐसी जगहों पे लोगों ने बहुत रिस्पेक्ट दी है, क्योंकि ऐसा माना गया है कि यहाँ पर बहुत सारे ऑफरिंग्स पाई गई हैं। और ये भी माना जाता है कि उनका बिलीफ था कि डेथ के बाद भी लाइफ होती है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि लोगों को जब दफनाया जाता है तो लोगों के साथ गोट मतलब बकरी को भी दफनाया जाता था। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अ क्लोजर लुक ऑफ दार्जिलिंग हेडिंग। ये एक हिली एरिया है ब्रह्मपुत्र वैली के पास। और ब्रह्मपुत्र एक रिवर है जो कि चाइना से निकलती है और इंडिया में आती है, और इंडिया से बहती हुई बांग्लादेश में जाती है और लास्ट में जाती है बे ऑफ बंगाल में। यहाँ पे स्टोन टूल्स मिले हैं और यहाँ पे मोर्टार्स और पेस्टल्स भी मिले हैं। मतलब यहाँ के लोगों ने कभी ना कभी फार्मिंग भी करते होंगे। यहाँ लोगों को जाइडाइट स्टोन मिला है लोगों को, और ये मिलता है चाइना में। और यहाँ दार्जिलिंग हेडिंग में जो घर मिले हैं और विलेजेस मिली हैं, यहाँ ऐसे ही बहुत पुराने ज़माने की वुड मिली है। अब एल्सवेयर में हम बात करते हैं कैटल हायुक की, जो कि टर्की में है। ये बहुत फेमस नियोलिथिक साइट है कैटल हायुक, और ये है टर्की में। यहाँ बहुत सारे घर मिले हैं और घरों में बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें मिली हैं, और शायद इन चीज़ों को दूर के एरिया से लाया गया होगा। जैसे यहाँ फ्लिंट मिला है, शायद ये सीरिया से लाया गया होगा। लोगों को यहाँ काउरीज मिली हैं, शायद ये रेड सी से लाए गए होंगे। और यहाँ और भी शेल्स मिले हैं और उन्हें कहा गया है कि मे बी मेडिटेरियन सी से मिलते होंगे। और ये सामान एनिमल्स के बैग्स पर लाए जाते हैं। तो क्योंकि उस टाइम पे नियोलिथिक एज की बात हो रही है और उस टाइम पे कार्स नहीं होते थे, जैसे अभी के टाइम पे व्हीकल्स होते हैं एक जगह से दूसरी जगह सामान पहुंचाने के लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ये था क्लास 6 की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3। आई होप आप सभी को समझ आया होगा। सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियो सो दैट यू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स।